नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज 21 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और हम आपसे वीडियो के शुरू में एक प्रश्न पूछेंगे और जो प्रश्न हमने कल के वीडियो में पूछा था उसका उत्तर हम वीडियो के अंत में बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार प्रश्न था। तो पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और साथ में हम आपको देंगे आज बूस्टर डोज, जो कि निधन हुए हैं 2021 में, दुखद निधन हुए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो छांट के आपके लिए पूरे 2021 के आपके आंखों के सामने से गुजरेंगे तो आप जो है टिक कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए पहले तो आज का आपका प्रश्न आएगा। पहले आज का प्रश्न है बोंडी बीच कहाँ पर है। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल देखिए ग्रुप डी और वैसे भी कोई भी एग्ज़ाम हो, बोंडी बीच ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आपको बताना है सिंपली बोंडी बीच कहाँ पर है, क्या लंदन में है, क्या सिडनी में है, क्या ओटावा में है, क्या काहिरा में। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। चलिए अब देखते हैं जो दुखद निधन हुए और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो शशि कला का निधन हो गया। शशि कला बॉलीवुड अभिनेत्री थी, ठीक है, याद रखिएगा। और 2017 में इन्हें पद्मश्री भी मिला था, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ट्रेंड काफ़ी चल गया है कि अगर किसी का निधन होता है तो उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, जीवी रामकृष्णन का निधन हो गया, ये सेबी के पूर्व प्रमुख थे, याद रखिएगा। ठीक है, डी प्रकाश राव का निधन हो गया, ये उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता थे, याद रखेंगे। ठीक है, शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया, ये खगोल वैज्ञानिक थे। बूटा सिंह का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध कांग्रेस नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, और स्टीवन वैन वर्क का निधन हो गया, ये फिजिक्स वैज्ञानिक थे और फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अगला देख लेते हैं फ़कीर आलमगीर। फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया, ये बांग्लादेश के लोक संगीत दिग्गज थे, ठीक है, याद रखेंगे। और मौदूद अहमद का निधन हो गया, ये बांग्लादेश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, याद रखेंगे। ठीक है, और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया, ये राज्यसभा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, याद रखेंगे। और जो है ये लास्ट जो है इसामू इसामू आकासाकी का निधन हो गया, ये जापानी भौतिक शास्त्री थे और 2014 में इन्हें जापान का संयुक्त नोबेल मिला था दो लोगों के साथ। ठीक है, तो चलिए आज का पार्ट 2 ख़त्म हो गया है। अब करंट अफेयर शो शुरू करते हैं आज का। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया आपके सामने। माना अरु माना, ठीक है, माना अरु माना, ये जो है माना अरु माना बाड़ी, ये पूरा का पूरा है माना अरु माना बाड़ी। ये कार्यक्रम किस राज्य सरकार का है। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा, नाम से तो समझ में आ नहीं रहा है कि ये किस राज्य सरकार का है, क्योंकि सारे के सारे नाम साउथ के हैं। तो याद रखिएगा माना अरु माना बाड़ी, ये कार्यक्रम जो है ये तेलंगाना का कार्यक्रम है, याद रखेंगे। ठीक है, स्कूलों को बेहतर करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। स्कूलों को बेहतर करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, याद रखेंगे। सीएम यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के सीएम है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी कल के ही वीडियो में बताया गया था कि अर्बन फॉरेस्ट पार्क जो है बनाए गए हैं, अर्बन फॉरेस्ट पार्क ऐप बनाए गए हैं। ठीक है, पल्ले प्रगति मोबाइल ऐप भी तेलंगाना में ही है, याद रखेंगे, पल्ले प्रगति मोबाइल ऐप। यहाँ का मैंने आपको बताया था पोचमपल्ली गांव है, पोचमपल्ली, जिसे सॉरी पर्यटन गांव वर्ल्ड जो विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा पर्यटन गांव घोषित किया गया है, पोचमपल्ली यहाँ का गांव है। और बथकुम्मा फूलों का त्यौहार भी मनाया जाता है तेलंगाना में, तो ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, और 2 जून 2014 को इस तेलंगाना राज्य का जो है उद्भव हुआ था। 2 जून 2014 को ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब इसका उद्भव हुआ था, जब ये राज्य बना था, तब ये 29वां राज्य था भारत का। वर्तमान में तो 28 ही हैं, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है 2021 के लिए फीफा बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष की कैटेगरी में किसे दिया गया है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लियोनेल मेसी, आप इसका उत्तर लगाने की सोचेंगे, लेकिन सावधान हो जाइए। लियोनेल मेसी को जो है बैलन डी ओर पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, फीफा बेस्ट फुटबॉल प्लेयर अलग है और बैलन डी ओर अलग है। जो है जो लियोनेल मेसी को मिला है, 7वीं बार मिला हुआ है, वो बैलन डी ओर पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ये जो है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ये पोलैंड के प्लेयर हैं, याद रखिएगा, पोलैंड के प्लेयर हैं और बायर्न म्यूनिख क्लब के लिए खेलते हैं, याद रखिएगा, बायर्न म्यूनिख क्लब के लिए खेलते हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ठीक है, इन्हें फीफा बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर मेल का अवार्ड मिला है। और फीमेल की बात करेंगे तो एलेक्सिया पुटेलस को फीमेल का अवार्ड मिला हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, फीमेल का अवार्ड मिला हुआ है और एलेक्सिया पुटेलस जो है स्पेन की है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
और कोपा अमेरिका कप किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका कप जीता है। और यूरो कप अगर पूछ लेता है तो यूरो कप को इटली ने जीता है, जो है इंग्लैंड को हराकर, याद रखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे के सारे, याद रखिएगा। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, लियोनेल मेसी को 7वीं बार बैलन डी और मिला है। और रॉबर्ट लेवेंडस्की को जो है इस बार का जो है फीफा बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। और एलेक्सिया पुटेलस को महिला बेस्ट फुटबॉल प्लेयर फीफा की तरफ से मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो एडवर्ड मेंडी दिख रहे हैं, ये मैं भूल गया था, ये बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला है हाल ही में एनडीआरएफ इसके फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसने 19 जनवरी को अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? तो याद रखिएगा, एनडीआरएफ ने अभी 19 जनवरी 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है, याद रखिएगा। ये 2005 के अधिनियम से, एनडीआरएफ की स्थापना 2005 के अधिनियम से जो है 9 जनवरी 2006 को इसका जो है स्थापना होता है। तो एक्ट भी याद रखिएगा, 2005 के अधिनियम से 2006 में इसकी स्थापना होती है एनडीआरएफ की, याद रखिएगा। और एनडीआरएफ के अभी प्रमुख हैं अतुल करवाल इसके प्रमुख है, याद रखिएगा। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि एनडीआरएफ की पहली जो महिला टुकड़ी है वो गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर जो है एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी जो है वो स्थापित की गई है, ठीक है। वहाँ पर पहली महिला टुकड़ी का जो है स्थापना किया गया है, याद रखेंगे। और इसका मोटो भी आपको बता देता हूँ, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, याद रखेंगे, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितना बढ़ा दिया है? सिंपली सा क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा ऐसा आंसर होगा कि 3 साल जो है एक्सटेंशन मिल गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को, याद रखेंगे, ठीक है। और यह आयोग क्यों बनाया गया है? तो जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, जो हाथ से मैला उठाते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स जो होते हैं, जो हाथ से मैला उठाते हैं, उनके कल्याण के लिए ये योजना चलाई जा रही है, याद रखिएगा। काफ़ी घृणात्मक कार्य है, ऐसा कार्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जो फिर भी अभी ये प्रचलन चली आ रही है, तो मनुष्य से इस प्रकार काम नहीं करवाने चाहिए। तो उन्हीं के उद्धार के लिए, मैनुअल स्कैवेंजर्स के उद्धार के लिए, हाथ से मैला उठाने वालों के उद्धार के लिए ये योजना चलाई गई है। और मैनुअल स्कैवेंजर्स की बात आई है तो वेजवाड़ा विल्सन आपको एक पता होगा, नाम क्या पता है? वेजवाड़ा विल्सन को जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स के कल्याण के लिए करने वाले काम के लिए इन्हें जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था, याद रखिएगा, वेजवाड़ा विल्सन को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी में राष्ट्रीय कला उत्सव 18 जनवरी को समाप्त हुआ है, ठीक है। इसे किसने आयोजित किया था? अब आप राष्ट्रीय कला उत्सव देखते ही आप लगाएंगे संस्कृति मंत्रालय, बिल्कुल आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसको शिक्षा मंत्रालय ने जो है आयोजित किया था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय ने किया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये ऑनलाइन हुआ है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और 18 जनवरी को समाप्त हो गया है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, ठीक है। इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका फोकस किस में था? इस कला जो उत्सव हुआ है, ये जो कला उत्सव हुआ, इसका फोकस था, जब चूँकि शिक्षा मंत्रालय ने इसका आयोजन करवाया है, तो इसका फोकस था राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई हुई थी, उस पर इसका पूरा का पूरा फोकस था, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो है शिक्षा मंत्रालय के अंदर भी NCERT इसने करवाया, ठीक है। और शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा है, याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान। रोज़ मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। और ये वर्ष 2015 से आयोजित करवाया जा रहा है, तो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑटो यूपीआई का मतलब क्या है? जैसे अभी आपका जो है रिचार्ज का डेट आता है, तो आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं, तो आपकी जो है सुविधाएं रुक जाती हैं, मोबाइल की सुविधाएं जो है वो रुक जाती हैं, ठीक है, रिचार्ज ना होने के कारण। तो अब ऑटो यूपीआई से क्या होगा कि आप सेट कर देंगे अपने जो है फ़ोन में रिचार्ज, जैसे ही आपका रिचार्ज की डेट ख़त्म होगी, वो तुरंत आपका ऑटो पे हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो रिचार्ज हो जाएगा। और आपकी जो सेवाएं वो जो है बाधित नहीं होंगी, वो लगातार चलती जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑटो यूपीआई सेवा को जो है रिलायंस जियो लेकर आया है, रिलायंस जियो ने जो है ऑटो यूपीआई सेवा शुरू कर दी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं,
एरोमेटिक प्लांट्स मतलब सुगंधित पुष्प। सुगंधित पुष्पों को बोला जाता है एरोमेटिक प्लांट, ठीक है। इन्हें एरोमा मिशन के तहत, एरोमा का मतलब खुशबू ही होता है, देखिए एरोमा, 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 एरोमा का मतलब होता है खुशबू। तो खुशबूदार पौधों की खेती की जागरूकता के लिए एक अभियान शुरू किया गया। कहाँ पर शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। किस मिशन के तहत? एरोमा मिशन के तहत, याद रखेंगे, ठीक है। और एरोमा एरोमा मिशन को कौन चला रहा है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय चला रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी मिशन के तहत जो है जम्मू कश्मीर में सुगंधित पौधों या एरोमेटिक प्लांट्स की खेती में जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, याद रखेंगे। काफ़ी जो है पैसा कमा रहे हैं जम्मू कश्मीर के निवासी, ठीक है। इस योजना के तहत सुगंधित पुष्प उगाते हैं और काफ़ी उनको आर्थिक जो है समृद्धि मिलती जा रही है, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर सुपर 75 स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। सुपर 75 स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। कारखंडर योजना भी चल रही है यहाँ पर। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल यहाँ पर चेनाब, चेनाब नदी पर बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। और जैसे ही चेनाब का नाम आए तो याद रखिएगा पकलडुम परियोजना चेनाब नदी पर ही है, याद रखिएगा। और एक मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर बताना चाहूँगा। आपने समुद्रयान मिशन सुना होगा, इसको जो है चेन्नई से जो है लॉन्च किया गया, चेन्नई से शुरू किया गया समुद्रयान मिशन को। समुद्रयान मिशन का उद्देश्य क्या है? जो अपने जो है पानी के अंदर काफ़ी गहराई पर जो मिनरल्स हैं उनकी खोज करना, ये समुद्रयान मिशन का जो है मेन उद्देश्य है। और चेन्नई से शुरू किया गया। और किस जहाज, इसके लिए कौन सा जहाज़ बनाया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 जहाज समुद्रयान के लिए बनाया गया है, तो ये बात आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट से भी ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो संबोधन है ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा, दावोस एजेंडा, दावोस एजेंडा से संबंधित है, ठीक है। दावोस एजेंडा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस एजेंडा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस एजेंडा। इसमें पीएम मोदी जी ने जो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड संबोधन किया है, उसका नाम दिया है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जो है पीएम मोदी ने यहाँ पर एजेंडा दिया है, दावोस एजेंडा में दिया है, ठीक है, ये संबोधन दिया है। और ये 17 से और 21 जनवरी तक जो है ये दावोस एजेंडा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये करवाया गया, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर हेड क्वार्टर पूछता है तो हेड क्वार्टर है इसका कोलोनी में। कोलोनी कहाँ पर है? जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड क्वार्टर है कोलोनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। इसके प्रेसिडेंट भी आ सकता है, तो इसके प्रेसिडेंट है, इसके प्रेसिडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि इसकी रिपोर्ट बताई थी। अभी आगे बताऊंगा मैं कौन सी रिपोर्ट, ठीक है। तो बॉर्जे ब्रांडे, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। एक बार क्लियर लिख देता हूँ, बॉर्जे ब्रांडे, मैंने आपको इसका अध्यक्ष बताया था, आप याद कर लीजिए। बॉर्जे ब्रांडे इसके अध्यक्ष हैं और इसके चेयरमैन और संस्थापक तो क्लास श्वाब हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। और मोदी जी ने यहाँ पर P3 फार्मूला दिया हुआ है, याद रखिएगा। मोदी जी ने यहाँ पर P3 फार्मूला दिया गया है। P3 मतलब पी और पी, ठीक है, P3 इसको बोल दिया गया है। तो एक पी से मतलब है यहाँ पर प्रो, एक पी से मतलब है प्लानेट, एक पी से मतलब है पीपल, तो प्रो प्लानेट पीपल, यहाँ पर मोदी जी ने दिया हुआ है P3 फार्मूला, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्या दिया, एक संबोधन क्या दिया है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। एक दिया है P3 मतलब प्रो प्लानेट पीपल, ये जलवायु परिवर्तन के लिए मोदी जी ने दिया हुआ है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। WEF की अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो 1971 में स्थापित है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर तो मैंने बता दिया कोलोनी जेनेवा में है, ठीक है। और शीतकालीन बैठक इसकी दावोस स्विट्जरलैंड में ही होती है, इसीलिए इसको दावोस एजेंडा बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या बताया जा सकता है इसके बारे में? इसमें क्या कहा गया, इसमें मोदी जी के मैं कुछ आपको बता देता हूँ, वर्ड बता देता हूँ। इन्होंने पहली चीज़ तो मोदी जी ने कही कि भारत जो है विश्व का फार्मेसी हब है, ठीक है, भारत विश्व का फार्मेसी है। देखिए अभी कोविड-19 के टीके जो है भारत में बहुत ज़्यादा आयात में बनाया गया। जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के फार्मूला पर जो कोविड वैक्सीन थी कोविशील्ड, उसकी जो है काफ़ी निर्माण क्षमता भारत के पास थी, तो भारत में ही उसका निर्माण हुआ और उसी के कारण हम आज 150 करोड़ से ऊपर टीकाकरण कर पाए हैं। तो भारत विश्व का फार्मेसी है, मोदी जी ने कहा यहाँ पर। और इन्होंने याद भी दिलाया
कि कोप 26 जो हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड में, उसमें इन्होंने कहा था कि 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, मतलब कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये बात भी मोदी जी ने याद दिलाई है, ठीक है। और कोप 26 की बात आई है तो कोप 27 इजिप्ट मिस्र में होगा, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अवार्ड देता है, क्रिस्टल अवार्ड। तो क्रिस्टल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। एक बार दीपिका पादुकोण को मिला था, याद रखिए, याद करिए, ठीक है। तो वही वाला क्रिस्टल अवार्ड है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। और मैंने तब आपको बताया था कि बॉर्जे ब्रांडे इसके प्रेसिडेंट है, जब मैंने बताया था कि आपको वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन देता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही देता है। और एक और रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही देता है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, सारी के सारी महत्वपूर्ण तथ्य थे, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो अभी तो वर्तमान में जकार्ता पर है, ठीक है, जावा द्वीप पर है जकार्ता, लेकिन अब इसकी जो है राजधानी नुसंतरा पर जो है स्थानांतरित की जा रही है, याद रखिएगा, नुसंतारा, ठीक है। नुसंतरा पर नुसंतारा है एक्चुअली में, नुसंतारा, ठीक है। नुसंतारा का एक मतलब भी होता है, नुसंतारा का मतलब होता है आर्कीपेलागो या द्वीपों, बहुत सारी द्वीपों का समूह, इसको बोला जाता है नुसंतारा, ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। और नुसंतारा कहाँ पर है? बोर्नियो द्वीप पर है, पूर्वी कालीमंतन में, याद रखिएगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ, नुसंतारा जो है ये बोर्नियो द्वीप पर है, पूर्वी कालीमंतन में। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रमुख कौन है यहाँ के? जोको विडोडो जो है यहाँ के इंडोनेशिया के राष्ट्र प्रमुख हैं। और आपको पता होगा G20 कहाँ पर जो है 2020 में जापान में हुई थी, 2021 में इटली में हुई थी, 2022 में इंडोनेशिया में होनी है G20, और 2023 में है वो भारत में होनी है। तो ट्रैकिया में जो है 3 देश शामिल होते हैं, ठीक है। तो 3 देश ट्रैकिया में अभी इस समय है, इटली, इंडोनेशिया और इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है विस्तार से ट्रैकिया क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS रणवीर में विस्फोट हो गया, उनमें 3 जवान शहीद हो गए। तो ये INS रणवीर क्या है? तो यह एक विध्वंसक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक INS जो है, हमने विशाखापट्टनम के बारे में भी बात की थी, वो भी विध्वंसक था, उसमें ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का भी सफल परीक्षण किया गया INS विशाखापट्टनम से। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और INS विशाखापट्टनम से हमने ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण का जो है वो जो है सफलतम परीक्षण भी किया है। और ब्रह्मोस के लिए 375 जो है मिलियन डॉलर की डील की गई है, फिलीपींस को हम निर्यात करेंगे, बेचेंगे ब्रह्मोस मिसाइल। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम में होने वाले हैं इंग्लैंड में, ठीक है, उसके शेफ मिशन किन्हें चुना गया है? तो उसके शेफ मिशन होंगे राकेश आनंद, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में शेफ मिशन होंगे राकेश आनंद। और यहाँ पर एक नाम और दिख रहा है, भूपेंद्र सिंह बाजवा, ये जो हांगझाऊ चाइना में एशियन गेम्स होने वाले हैं उसके शेफ मिशन है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स का अगर शुभंकर पूछा जाए तो पेरी द बुल इसका जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर है। और एशियन गेम्स का अगर पूछा जाता है तो स्मार्ट ट्रिपलेट्स शुभंकर है एशियन गेम्स का, ठीक है। और एशियन पैरा गेम्स का फेई है, एशियन पैरा गेम्स का फेई है शुभंकर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड प्रबंधन में IT के क्षेत्र में बेहतर उपयोग के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा उपयोग किया कोविड के प्रबंधन में, ठीक है, कोविड से निपटने के लिए। तो उसके लिए गवर्नेंस में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है श्रीनगर ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और श्रीनगर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी भी घोषित कर रखा है, तो ये बात भी याद रखिएगा। इंदौर भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुमित भाले जो हैं, इन्होंने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला पुरस्कार जीता है। ये कौन से डांस फॉर्म के लिए जीते हैं? ये लावणी के लिए जीता हुआ इन्होंने। लावणी जो है, लावणी महाराष्ट्र में होती है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। नौटंकी और चारकुल दोनों उत्तर प्रदेश की हैं। और कलारिये पट्टू ये जो है मार्शल आर्ट है केरल का, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरगोविंद खुराना जी की 100वीं जयंती मनाई गई, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये याद रखिएगा, रासायनिक जीव विज्ञानी थे। और 1968 में इन्हें जेनेटिक कोडिंग के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय मूल के थे। इनका जन्म जो है 1922 में मुल्तान में जन्म हुआ था, लेकिन ये जाकर अमेरिका में बस गए थे, तो जो है भारतीय मूल के थे, याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जो है यूनाइटेड किंगडम में एक स्थित है कॉमनवेल्थ ग्रेव कमीशन। ग्रेव मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान का कमीशन कैसे हो जाएगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो वर्ल्ड वॉर हुए थे ना, उसमें जितने भी सैनिक जो है इसकी तरफ से लड़े थे, किसकी तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से लड़े हुए थे,
तो उन सैनिकों की जो शहादत हुई थी उनके लिए जगह जगह पर जो है ग्रेव यार्ड कब्रिस्तान बनाए गए हैं और उन्हें वहाँ पर दफनाया गया है। तो उनकी देख रेख करता है ये कॉमनवेल्थ ग्रेव कमीशन। तो इसने अभी भारत की एक कब्रिस्तान को असामान्य विशेषताओं वाली साइट घोषित कर दी है। तो ये कौन सा कब्रिस्तान है, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन है कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान जो है इसको जो है असामान्य सामान्य विशेषताओं वाली एक साइट घोषित किया है, ठीक है इसने। और ये क्यों किया है, क्योंकि जापान ने नागालैंड पर हमला किया था, ठीक है। जापान ने नागालैंड पर हमला किया था और जापान के पास बहुत ज़्यादा सैनिक थे। और जबकि मेन तो इंग्लैंड से ही लड़ाई हुई थी, लेकिन लड़ रहे थे भारत के ही आदमी लड़ रहे थे, जो कि बहुत ही मुट्ठी भर थे, लेकिन फिर भी जापानियों को खदेड़ दिया था, ठीक है। जो उस लड़ाई में जितने भी लोग शहीद हुए थे वो कोहिमा युद्ध इस कब्रिस्तान में दफनाए गए थे। तो उसी को ये दर्जा दिया है अभी हाल ही में, ठीक है। याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र क्षेत्र जो है अंटार्कटिका में किस समुद्र में पाया गया है। याद रखिएगा, वेडेल सागर। वेडेल सागर में जो है दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादन मछली प्रजनन क्षेत्र अंटार्कटिका में पाया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में इनइक्वालिटी किल्स मतलब असमानता मारती है। असमानता मारती है, कोविड के चलते जो है बहुत ही असमानता हो गई है। मतलब इस रिपोर्ट का तो यहाँ तक कहना है कि जो दुनिया के 1% अमीर लोग हैं ना, वो जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं वो जो है दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं ना उसका आधा होता है। मतलब दुनिया के जितने गरीब लोग कार्बन उत्सर्जन करते हैं ना उसका डबल से भी ज़्यादा जो है दुनिया के मात्र 1% अमीर लोग उत्सर्जन करते हैं। भाई गरीब कैसे कार्बन उत्सर्जन करेगा? गरीब कभी कार्बन उत्सर्जन नहीं करता, अमीर ही कार्बन उत्सर्जन करके और अमीर बनने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्री कौन गरीब लगाएगा भाई? फैक्ट्री में काम करेगा गरीब की फैक्ट्री लगाएगा, बताइए आप, ठीक है। तो ये अमीर लोगों के चोचले हैं भाई। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में, मैं बता रहा था आपको, इनइक्वालिटी किल्स मतलब असमानता मारती है। असमानता मतलब जिसके पास ज़्यादा अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है, जो ज़्यादा गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है। ये चीज़ असमानता कहलाती है। तो ये रिपोर्ट अभी ऑक्सफैम ने हाल ही में जो है जारी की है। इससे पहले भी इसने कोविड में जो है कोविड पेंडेमिक बिलेनियर जो पेंडेमिक कोविड पेंडेमिक में कितने लोग बिलेनियर हो गए उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट छापी थी ऑक्सफैम ने, याद रखिएगा, ठीक है। और कोविड में जो है असमानता बढ़ने लग गई है। और इसमें एक शब्द भी यूज़ किया गया, याद रखिएगा, इकोनॉमिक वायलेंस मतलब आर्थिक हिंसा। कोविड के समय आर्थिक हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है। इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट में कहा गया कोविड के समय आने से आर्थिक हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब आर्थिक हिंसा से क्या मतलब है कि जो अमीर, मैं आपको बताया जैसे जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है और मरता जा रहा है, दबता जा रहा है, कुचलता जा रहा है। ये इसका मतलब है आर्थिक हिंसा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सफैम, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये, ठीक है। इनइक्वालिटी किल्स और इसमें जो इकोनॉमिक वायलेंस आर्थिक हिंसा की बात की गई वो भी काफ़ी अच्छा शब्द दिया, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डेनिस एलियोव को किस देश ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो रूस ने अभी हाल ही में डेनिस एलियोव को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले थल सेना उप प्रमुख कौन होंगे? याद रखिएगा, मनोज पांडे जो है अगले थल सेना उप प्रमुख होंगे। शीलवर्धन तो सीआईएसएफ के हैं, प्रदीप चंद्रन नैयर असम राइफल्स के हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निवेशक शिक्षा के लिए सारथी ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? आज के दैनिक भास्कर की खबर है, ये दैनिक भास्कर से लिया हुआ है मैंने। सेबी ने निवेशक शिक्षा के लिए सारथी ऐप लॉन्च किया है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रश्न मैं शायद मिस कर रहा हूँ, ठीक है, एक प्रश्न मैं मिस कर रहा हूँ, शायद मुझे याद आ रहा है लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ। चलिए ये वाला प्रश्न तो डिस्कस करते हैं, मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अनकैनिवेंट नेशनलिस्ट, यह किताब को किसने लिखी हुई है? ठीक है, इस किताब को लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रचूड़ घोष ने, याद रखिएगा, द बोस आप इतना याद रखिएगा, जो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक सुभाष चंद्र बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऐसे करके एक बुक आई है, ये काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। ये इधर के बाद वाला आपका कोई विशेष मतलब का रहता नहीं है, ठीक है। आप बस याद रख लीजिएगा, बोस के ऊपर एक बुक आ रही है, फरवरी में लॉन्च होगी, उसको चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। और 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और 26 जनवरी को जो समारोह है पहले 24 तारीख से शुरू किए जाते थे, अब 23 तारीख से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि इस दिन पराक्रम दिवस होता है। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी द बिग बॉस
द बिग बॉस का जो है बर्थडे होता है, इसलिए याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, मुझे एक प्रश्न याद आ गया जो मैं भूल रहा था। एयर इंडिया के नए CMD बनाया गया है, याद रखिएगा, विक्रम विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का CMD बनाया गया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मुझे याद आ गया, यहाँ पर मैं टाइपिंग करना वो जो है भूल गया था, मैं खुद ही टाइप करता हूँ तो मैं भूल गया था। विक्रम देवदत्त, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का नया CMD बनाया गया है, आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। कुछ और फैक्ट बता देता हूँ। पंकज शर्मा को तो मैक्सिको में राजदूत बनाया गया। अमीर सुबानी को बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया। ठीक है, और HR खान को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया। लेकिन अभी याद रखिए, एयर इंडिया का CMD विक्रम देवदत्त को बनाया गया। और एक चीज़ बताता हूँ, यूरोपीय संघ संसद की अध्यक्षता किसने संभाली, तो रोबार्टा मेट्रोला। ठीक है, याद रखिएगा, रोबार्टा मेट्रोसोला। ठीक है, याद रखिएगा, रोबार्टा मेट्रोसोला। इन्होंने अभी यूरोपीय संघ संसद की अध्यक्षता संभाली है, याद रखिएगा, रोबार्टा मेट्रोसोला। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। मैं लिखना भूल गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज मतलब ऐसा दिखता है, ये इन्फिनिटी स्ट्रक्चर का है, इन्फिनिटी शेप का है। ठीक है, तो इन्फिनिटी ब्रिज जो है ये कहाँ पर खोला गया है, तो याद रखिएगा, दुबई में जो है इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है, याद रखेंगे। हैदराबाद में याद करिए, अभी ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है। कोच्चि में जो है वाटर मेट्रो सेवा शुरू हुई है, लेकिन वाटर टैक्सी मैं आपको हमेशा बताता हूँ मुंबई में शुरू हुई है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और दुबई में एक एन दुबई भी शुरू हुई, तो वो बताइए क्या है एन दुबई। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न है, केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, ठीक है, केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए अफ्रीका 50 जो है इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है वहाँ का, उसके साथ कौन सी भारतीय कंपनी सहयोग करेगी, वहाँ पर क्या है, बिजली की तारें बिछाएगी। ठीक है, ये कंपनी बेसिकली ये कहना चाह रही, तो PGICL मतलब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है अफ्रीका 50 के साथ जो है मिलकर केनिया में जो है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में काम करेंगे, दोनों साथ साथ मिलकर। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और नैरोबी, केनिया की राजधानी क्या हो जाती है, नैरोबी। और नैरोबी में जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है, UN हैबिटेट का भी हेडक्वार्टर है। और केनिया में मसाई मारा नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा। और एक अफ्रीका की बात आई है, तो अफ्रीका की बात आपको बताता हूँ। साउथ अफ्रीका ने अपना पहला स्वदेशी सैटेलाइट जो है MDA सैट जो है MDA सैट, ये साउथ अफ्रीका की स्वदेशी सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया है। MDA सैट मतलब मैराटाइन डोमेन सैटेलाइट, मैराटाइन डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट बोलेंगे इसको पूरा, मैराटाइन डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा PGICL मतलब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कल के प्रश्न का उत्तर, कल का प्रश्न हमने पूछा था कि 100 टेस्ट, 100 वनडे और 100 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला इकलौता दुनिया का प्लेयर कौन है, तो याद रखिएगा, रॉस टेलर जो है ऐसा इकलौता प्लेयर है जिसने 100 टेस्ट, 100 वनडे और 100 2020 मैच खेले हुए हैं, और इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, और न्यूजीलैंड के एक प्लेयर आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, एजाज पटेल जो है दिसंबर के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैं, और ये दुनिया के जो है तीसरे गेंदबाज बने हैं जो पूरे टेस्ट में पूरी पारी में 10 के 10 विकेट एक ही पारी में ले लिए। ठीक है, इससे पहले जिम लेकर और अनिल कुंबले ने ये कारनामा किया हुआ था। तो चलिए, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। आज हम क्विज़ का वीडियो भी डालेंगे, तो उसको भी ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं चेक करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।